बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में बेटा हम अकोमोडेशन का परक्विजिट वैल्यूएशन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास में हमने टॉपिक जो डिस्कस करना है वो क्या है, वैल्यूएशन ऑफ कन्वेंस है। कि अगर कंपनी आपको गाड़ी देती है इस्तेमाल करने के लिए तो उसमें आपके सामने दो सिनेरियोज बनेंगे, पार्टली फॉर प्राइवेट यूज़, यानी गाड़ी पार्टली प्राइवेट यूज़ में, पार्टली जो है वो ऑफिस यूज़ में इस्तेमाल होगी, या फिर 100% गाड़ी इस्तेमाल होगी फॉर प्राइवेट यूज़ ओनली। तो इसमें क्या है जनाब, इसमें आपको देखना क्या है कि आपको इसमें अप्लाई करना है, ठीक है जी। तो परसेंटेज एक तरफ क्या है, परसेंटेज है, तो आपको कितना परसेंट लेना है, 5%, ठीक है जी। और अगर गाड़ी फॉर पार्टली, अगर गाड़ी जो है फॉर प्राइवेट यूज ओनली है तो फिर आपको लेना है 10%। अब सवाल ये होगा जनाब कि 5% या 10% किसका, तो इसमें दो बातें हैं कि जिस कंपनी ने आपको गाड़ी दी है, जिसके आप एम्प्लॉय हैं, क्या वो कंपनी उस गाड़ी को ओन करती है। अगर गाड़ी ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो ओरिजिनल कॉस्ट, तो जो ओरिजिनल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर थी तो ओरिजिनल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर थी, वो ओरिजिनल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर जो होगी उसका आप क्या लेंगे, 5% या 10%, ठीक है जी। लेकिन हो सकता है कंपनी गाड़ी ओन ना करती हो, बल्कि कंपनी ने गाड़ी लीज पे ली हो। तो अगर वो लीज्ड व्हीकल है तो फिर उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप क्या करेंगे, आप लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ लीज, फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ लीज, ठीक है जनाब। तो ये तमाम चीजें आप ध्यान में रखिएगा, इसमें सिनेरियो डेवलप कर लें। फॉर एग्जांपल आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं, सिनेरियो नंबर 1, मिस्टर ए। अभी मिस्टर ए की हम सैलरी निकाल लेते हैं। अब ज्यादा मैं हेडिंग लगाता, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ। मिस्टर ए की बेसिक सैलरी 150,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, कितना बना बेटा, 18 लाख। ऐड क्या कर दिए, अलाउंसेस, फॉर एग्जांपल 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, आंसर आ गया 300,000। अब क्या करें, इसमें ऐड करें, अकोमोडेशन मिली हुई है, और अकोमोडेशन के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो सिंपल आप क्या करें, 45% निकाल लें बेसिक सैलरी। ये सब चीज़ हम रिकॉल कर रहे हैं ना, साथ साथ हम ये काम भी कर रहे हैं और काम भी परफॉर्म कर रहे हैं। अगर कोई मालूमात नहीं दी भी आपको, खामोशी हर तरीके से, तो सिंपल आप बगैर सोचे, मतलब क्या कहते हैं, बोले या बगैर सोचे आप क्या करें, सिंपल आप बेसिक सैलरी का 45% निकाल लें तो अकोमोडेशन की वैल्यू मिल जाएगी। कितना बनेगा बेटा, 8,10,000। ये ऐड कर। अब कंपनी की क्या है, कंपनी मेंटेन्ड कार मिली हुई आप, अगर क्वेश्चन नहीं बताता कि कंपनी मेंटेन्ड कार जो है वो 100% फॉर प्राइवेट यूज है या पार्टली फॉर प्राइवेट यूज है,
तो फिर आप उसको हमेशा पार्टली फॉर प्राइवेट यूज अज्यूम करेंगे कि आमतौर पे वो जो गाड़ी होती है वो बंदा जो है वो ऑफिस से घर और घर से ऑफिस भी लेकर आता है, ठीक है, फिर उससे ऑफिस के काम भी निपटा रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्वेश्चन मेंशन ना करे तो गाड़ी के यूज को आपने क्या मानना है, पार्टली फॉर प्राइवेट यूज। तो जो गाड़ी कंपनी ने आपको दी हुई है, कंपनी उस गाड़ी को ओन करती है, और जिस वक्त कंपनी ने वो गाड़ी परचेज की थी तो गाड़ी की जो कॉस्ट थी वो कॉस्ट थी 1 मिलियन। तो अगर ये गाड़ी 1 मिलियन की कंपनी ने परचेज की थी उस वक्त जिस वक्त कंपनी ने इस गाड़ी को परचेज किया था, तो इस 1 मिलियन को क्या बोलूंगा मैं बेटा, ओरिजिनल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। क्या बोलूंगा, ओरिजिनल, जवाब से बेटा रिप्लाई कर दिया करें जल्दी जल्दी साथ साथ, ओरिजिनल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर बोलूंगा। तो आपको अगर कंपनी ने जो गाड़ी आपको दी हुई है वो कंपनी ओन करती है, एम्प्लॉयर ओन करता है, तो आप देखें उसकी ओरिजिनल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर कितनी है। अब आप देखें गाड़ी का यूज क्या है, गाड़ी हमेशा आपके घर पे खड़ी रहती है, ऑफिस नहीं आती, तो ये फॉर प्राइवेट यूज ओनली हो गई। तो फिर इस केस में आप इसका 10% निकालें और सैलरी का पार्ट बनाएं। लेकिन अगर गाड़ी जो है वो फॉर प्राइवेट यूज नहीं है, पार्टली फॉर प्राइवेट यूज है और पार्टली फॉर ऑफिस यूज है, तो फिर आप इस ओरिजिनल कॉस्ट का क्या निकालें, 5% और सैलरी का पार्ट बनाएं। सर अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि 100% प्राइवेट यूज है या पार्टली प्राइवेट यूज है, तो फिर आप हमेशा पार्टली प्राइवेट यूज अज्यूम करेंगे। तो आप क्या करेंगे बेटा, गाड़ी की कॉस्ट का निकाल लें, कितना परसेंट, 5%। तो इस गाड़ी की कॉस्ट का 5% कितना बना बेटा, 50,000। और ये 50,000 रुपए आपकी सैलरी में ऐड हुए इस गाड़ी के परक्विजिट के तौर पर। इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी मेंटेन कार के परक्विजिट को हमने वैल्यू किया इस रूल के तहत 5% या 10%। तो इस तरह कंपनी मेंटेन कार का परक्विजिट जो है वो आपकी सैलरी का क्या बन गया, पार्ट बन गया। कोई मुश्किल बात। तो अगर ये 100% गाड़ी फॉर प्राइवेट यूज होती तो आप क्या करते हैं, आप इसी ओरिजिनल कॉस्ट का कितना निकालते हैं, 10% निकालते हैं ना बेटा। जवाब दें, ऐसा ही है। अच्छा सही है, कोई मुश्किल बात है इसके अंदर, ओके ना। अच्छा अब इसमें सिचुएशन आ सकती है, इसमें आप थोड़ा ट्विस्ट हो सकते हैं, वो जरा देख लें और सुन लें। ठीक है, एग्जामिनर आपको परेशान कर सकता है। कैसे, आपने जॉब ज्वाइन की है 1 जुलाई 2019 को, यानी आप जॉब ज्वाइन कर रहे हैं टैक्स ईयर 2019 के, टैक्स ईयर 2020 के स्टार्ट में, ऐसा ही है। आप जॉब ज्वाइन कर रहे हैं टैक्स ईयर 2020 के स्टार्ट में, ऐसा ही है। अच्छा जी, कंपनी ने आपको एक गाड़ी दी है, कंपनी मेंटेन्ड कार दी है, और कंपनी मेंटेन्ड कार का मतलब ये होता है कि उस गाड़ी का पेट्रोल, रिपेयर और मेंटेनेंस सब कंपनी के जिम्मे। और ये परक्विजिट जो है ये सिर्फ और सिर्फ गाड़ी के परक्विजिट को वैल्यू नहीं कर रहा, बल्कि गाड़ी का जो पेट्रोल है, गाड़ी का जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, सब इसमें शामिल है। तो अलग से गाड़ी के पेट्रोल को या रिपेयर एंड मेंटेनेंस को आपको सैलरी में ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये कंपनी मेंटेन्ड कार बोलने का मतलब ही यही है कि इसमें गाड़ी की व्हीकल की रनिंग कॉस्ट भी क्या है, शामिल है। तो ना सिर्फ ये गाड़ी के परक्विजिट को वैल्यू कर रहा है बल्कि उसकी रनिंग कॉस्ट को भी वैल्यू कर रहा है। समझे बात को। अच्छा हम चल रहे थे सिनेरियो की तरफ, और सिनेरियो क्या था बेटा, 1 जुलाई 2019 को आपने जॉब शुरू की, इस डेट पर कंपनी ने आपको एक गाड़ी दी, इस डेट पर कंपनी ने आपको एक गाड़ी दी। जवाब दें, इस डेट पर कंपनी ने आपको एक गाड़ी दी यूज करने के लिए, फॉर प्राइवेट यूज ओनली या फिर पार्टली फॉर प्राइवेट यूज। अच्छा, जिस 1 जुलाई 2019 को उस गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू है 10 लाख रुपए। 1 जुलाई 2019 को उस गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू है 10 लाख रुपए। ये गाड़ी कंपनी ने आज से 2 साल पहले लीज पे ली थी, और जिस वक्त कंपनी ने लीज पे ली थी उस वक्त जो थी वो फेयर मार्केट वैल्यू
जो थी वो 12 लाख रुपए थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप जॉब ज्वाइन कर रहे हैं गाड़ी कंपनी के लीज पे लेने के बाद 2 साल के बाद, यानी कंपनी जो है वो आपको पुरानी गाड़ी दे रही है आसान लफ्जों में, जो कंपनी ने 2 साल पहले लीज पे ली थी। तो इस केस में जो अमाउंट आपकी सैलरी में ऐड होगा वो 10 लाख का 5% या 10% होगा, या 12 लाख का 5% 10% होगा? जवाब दें। ऊपर देखे, सब लोग पढ़ के देखें, ऊपर देखे लीज व्हीकल के बारे में मैंने क्या लिखा हुआ। यस, करेक्ट आंसर, 12 लाख का 5% या 12 लाख का 10%। क्यों? क्योंकि कंपनी ने जिस वक्त या एम्प्लॉयर ने जिस वक्त ये गाड़ी लीज पे ली, उस डेट पर फेयर मार्केट वैल्यू देखनी है। अच्छा, फेयर मार्केट वैल्यू कब देखनी है? जब व्हीकल लीज पे लिया हो, अदरवाइज फेयर मार्केट वैल्यू देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर व्हीकल ओन्ड है तो ओरिजिनल कॉस्ट देखो। अब यहां पर भी एग्जामिनर आपको ट्विस्ट कर सकता था, देखो आप जिस डेट पर कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो उस डेट पर व्हीकल की मार्केट वैल्यू है वो है 8 लाख रुपए, और कंपनी ने इस व्हीकल को परचेज किया था 5 साल पहले 10 लाख रुपए का। ठीक है, तो जरा बताओ कि गाड़ी ओन्ड बाय कंपनी है, कंपनी ने इस गाड़ी को 5 साल पहले 10 लाख का परचेज किया था, जो आपसे पहले एक एम्प्लॉय था वो उस गाड़ी को यूज कर रहा था, उसके जाने के बाद उसकी सीट आपने संभाली तो उसकी गाड़ी भी आपको मिल गई। इस तरह समझे। तो कंपनी ने गाड़ी परचेज की थी 5 साल पहले 10 लाख रुपए की, जिस वक्त गाड़ी आपको कंपनी दे रही है उस वक्त गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 8 लाख रुपए। अब बताओ जरा आप 10 लाख का 5 या 10% निकालोगे, 8 लाख का 5 या 10%? इस केस में कंपनी ओन करती है इस गाड़ी को, ओन्ड व्हीकल है ये, ओन्ड व्हीकल, और ओन व्हीकल वाले केस में फेयर मार्केट वैल्यू देखने की जरूरत ही नहीं है। 10 लाख। ठीक है ना, ये छोटी छोटी बातें इनका ख्याल रखें। ओरिजिनल कॉस्ट, बस बेहतरीन बात। और लीज व्हीकल में क्या देखना है? फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ द लीज, जिस वक्त गाड़ी लीज पे ली गई उस वक्त उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी। याद रहेगा बेटा सबको? कोई मुश्किल बात तो नहीं है। तो ये आसान सी बात है यार, ये इसका परक्विजिट है, इसको वैल्यू करना है, कोई मुश्किल बात नहीं। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यूएशन कोई मुश्किल चीज ही नहीं है। तो इफ कन्वेंस इज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर, if conveyance is provided by the employer, its value to be included in taxable income of the employee shall be worked out as under। अब ये वर्क आउट अंडर वही है जो मैंने अभी आपको समझाया है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर हो गया है तो, लेकिन ये सारी बातें वही हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है पार्टली फॉर पर्सनल एंड पार्टली फॉर प्राइवेट ऑफिस यूज। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है भाई? 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ व्हीकल टू द एम्प्लॉयर और 5% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एट द कमेंसमेंट ऑफ द लीज। ठीक है जी, उसके बाद फॉर पर्सनल यूज लिखा हुआ है यहाँ पर ओनली 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ व्हीकल टू द एम्प्लॉयर और 10% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ व्हीकल एट द कमेंसमेंट ऑफ द लीज। ठीक है जनाब, कोई मुश्किल बात है? जवाब दीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, सवाल क्या उठता है देखिए, इसी सिनेरियो को आगे लेके चलते हैं। मिस्टर ए बेसिक सैलरी, अगर मिस्टर ए ने जॉब ज्वाइन की है, बेटा मिस्टर ए ने अगर जॉब ज्वाइन की है कब से? 1 जनवरी से। तो इस टैक्स ईयर में उसने कितना अर्सा काम किया? 6 महीने। ठीक है जी, तो अगर मैं 2 लाख रुपए उसकी सैलरी मानता हूं और 2 लाख को मल्टीप्लाई बाय 6 करूंगा तो आंसर क्या आएगा मेरे पास? 12 लाख। ठीक है ना, ऐसा ही है। अच्छा, अलाउंसेस में ऐड कर दूं?
अगर अलाउंसेस मिल रहे हैं उसको 25,000 के हिसाब से, 25,000 को मल्टीप्लाई 6 करो, आंसर क्या बनेगा? 1.5 लाख रुपए। अच्छा जी, और कंपनी मेंटेन्ड कार, कंपनी ने गाड़ी दी है जिसकी कॉस्ट है 10 लाख रुपए, और वो गाड़ी पार्टली फॉर पर्सनल यूज है और पार्टली फॉर ऑफिस यूज है, तो क्या निकालूंगा? गाड़ी की कॉस्ट का 5%। लेकिन ये 5% वैल्यू पूरे साल के लिए, ये 5% वैल्यू पूरे साल के लिए, ठीक है? ये 5% वैल्यू पूरे साल के लिए, यस और नो? रेट हमेशा पूरे साल के लिए होता है ना। तो अगर इसने 6 महीने काम किया तो क्या करूंगा? इसको मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। जवाब दो, कितना बनेगा? तो अगर इसने पूरा साल काम नहीं किया तो इसका बेनिफिट जितने मंथ से बिलोंग करता है उतने मंथ्स का बेनिफिट लिया जाएगा, ठीक है? सर आपने इस क्वेश्चन में अकोमोडेशन को टच नहीं किया, अकोमोडेशन वाली बात नहीं की, तो कर लें, क्या मसला है अकोमोडेशन वाली बात? जब सैलरी आधी है तो आधी सैलरी का 45% निकलेगा ना, वो तो ऑटोमेटिक आधा हो गया। क्या ख्याल है? तो अकोमोडेशन में मुझे प्रपोर्शनेट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर अकोमोडेशन में सैलरी पूरी होगी तो 45% भी पूरा होगा, और अगर सैलरी आधी होगी तो 45% भी आधा होगा। क्या ख्याल है? जवाब दें। तो इसलिए अकोमोडेशन का कोई अपोर्शनमेंट करने की जरूरत ही नहीं होगी। सब लोगों से पूछ रहा हूं बेटा, जवाब दें सब लोग। अकोमोडेशन के परक्विजिट में किसी भी किस्म के अपोर्शनमेंट की जरूरत नहीं होगी। अगर सैलरी पूरे 12 महीने की होगी तो 12 महीने का 45% निकलेगा, और अगर सैलरी 6 महीने की होगी तो 6 महीने का 45% निकलेगा। समझे बात को? तो अकोमोडेशन वाले टॉपिक में तो इसका अपोर्शनमेंट का सवाल पैदा नहीं होता ना। हाँ, कंपनी मेंटेन कार में होता है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी की कॉस्ट का निकाल रहे हैं आप 5% 10%, तो वो अमाउंट तो पूरे साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या करते हैं? उसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है? अच्छा, अब एक और सिचुएशन, एक और सिचुएशन वो भी समझ लें। ठीक है जी, अब एक और सिचुएशन समझ लें, वो क्या है बेटा? टैक्सेबल इनकम, बेसिक सैलरी 1.5 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाय 12। क्या आंसर आ गया बेटा? 18 लाख रुपए, ठीक है जी। अलाउंसेस क्या कर दिए? ताला बेटा थोड़ा सा गौर करो बात पर। मल्टीप्लाइड बाय 12, 3 लाख रुपए। अकोमोडेशन 18 लाख का
45%। कितना बेटा? 18 लाख का 45%। जल्दी बताओ बेटा सब लोग। 8,10,000। अब तल्हा मुझे जवाब दो इस बात का तल्हा कि अगर ये सैलरी 12 महीने की नहीं होती बल्कि कितने मंथ्स की होती? 6 मंथ्स की, तो कितनी होती? तल्हा बेटा जवाब दो। 9 लाख होती। और 9 लाख का 45% कितना बनता? 9 लाख का 45% कितना? 4,05,000। और 4,05,000 जो है वो ऑटोमेटिक 8,10,000 का हाफ है। तो यहाँ पर सैलरी हाफ होने से उसका 45% ऑटोमेटिक हाफ हो गया। तो हमें अलग से उसको हाफ करने की जरूरत नहीं होगी ना, उसकी अलग से कोई अपोर्शनमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। तो मैंने ये बोला अकोमोडेशन वाले केस में आपको अपोर्शनमेंट करने की जरूरत नहीं है। सही है? अच्छा ओके। अब यहाँ लिखते हैं बेटा क्या? कंपनी मेंटेन्ड कार। ठीक है जी, कंपनी मेंटेन्ड कार बताइए क्या है कंपनी मेंटेन्ड कार? कंपनी ने कार दी है 2 मिलियन। गाड़ी की कॉस्ट कितनी है? 2 मिलियन। अच्छा, ये गाड़ी जो है वो 100% प्राइवेट यूज के लिए। तो क्या किया आपने? गाड़ी की कॉस्ट का निकाला 10%। क्या आंसर बना? 2 लाख रुपए। लेकिन बास केसेस में कंपनी क्या करती है? आपकी सैलरी से कुछ अमाउंट चार्ज कर लेती है। तो अगर कंपनी आपको ये गाड़ी का बेनिफिट दे रही है लेकिन आपसे कुछ पैसे चार्ज कर रही है इस गाड़ी को प्रोवाइड करने के, तो आप क्या करते हैं? उस जो पेमेंट वो चार्ज कर रही है उसको इसमें से लेस करते हैं। लेस अमाउंट चार्ज। ठीक है? मिसाल के तौर पे कंपनी जो है वो आपसे पर मंथ गाड़ी के सिलसिले में 5,000 रुपए चार्ज करती है, यानी 5,000 आपकी सैलरी से डिडक्ट कर लेती है। 5,000 को मल्टीप्लाई बाय 12 करें, क्या आंसर बनेगा? 60,000। इसका मतलब आपको बेनिफिट मिला 2 लाख रुपए का, लेकिन क्योंकि इस 2 लाख में 60,000 अपनी जेब से पे कर रहे हैं, तो आप 60,000 का बेनिफिट क्या करते हैं? इसमें से लेस करते हैं। और नेट बेनिफिट कितना बनेगा? 1,40,000 का। वो 1,40,000 का बेनिफिट क्या करते हैं? सैलरी का पार्ट बनाते हैं। कौन सी मुश्किल बात? जवाब दे बेटा। ठीक है, कोई मुश्किल बात तो नहीं है? रिस्पॉन्स करें सब लोग प्लीज बेटा। चलें, अच्छी बात है। ठीक है जी, तो ये भी थोड़ा सा ब्लर हो रहा है लेकिन मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि मैं इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपके सामने रख चुका हूँ। तो लिखा हुआ क्या है बेटा? सबसे पहला पॉइंट क्या था? जो पॉइंट ऊपर आ गया, 5% और 10% ऑफ व्हीकल टू द एम्प्लॉयर और फेयर मार्केट वैल्यू एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज इन केस ऑफ लीज shall be reduced proportionately where the vehicle is provided to the employee for part of the year। वो जो हमने एग्जांपल सबसे पहले ली कि हमने 5% निकालने के बाद उसको मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 किया, क्योंकि एम्प्लॉय ने उसको पूरा साल इस्तेमाल नहीं किया था बल्कि 6 महीने इस्तेमाल किया था। ऐसा कब होगा आमतौर पर? ऐसा आमतौर पर उस साल हो सकता है जिस साल एम्प्लॉय ने जॉब ज्वाइन की हो। ऐसा उस साल हो सकता है जिस साल एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दी हो बीच में। ऐसा उस साल हो सकता है कि आपके पास पहले तो व्हीकल अवेलेबल नहीं था, बाद में आपकी रिक्वेस्ट देने से व्हीकल आपके लिए अवेलेबल कर दिया गया और वो साल के दरमियान में अवेलेबल हुआ। तो अगर व्हीकल आपको अवेलेबल करके दिया गया है पार्ट ऑफ द ईयर, तो फिर आप परक्विजिट को अकॉर्डिंग टू दैट पोर्शन ऑफ द ईयर क्या करें? टैक्स करें। उस प्रपोर्शन से टैक्स करें जितना 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 आपने नंबर ऑफ पीरियड या नंबर ऑफ पोर्शन ऑफ द ईयर क्या किया आपने, उसको इस्तेमाल किया। ठीक है जी। उसके बाद सी पॉइंट क्या है? एनी रिडक्शन फ्रॉम द सैलरी और एम्प्लॉय इन दिस रिस्पेक्ट शैल आल्सो बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ द परक्विजिट। तो अगर आपकी सैलरी से इस परक्विजिट के प्रोवाइड करने पे कोई अमाउंट चार्ज होता है
तो उस अमाउंट को जो आप पे कर रहे हैं या आपकी सैलरी से डिडक्ट हो रहा है, क्या करें आप उसको इस परक्विजिट की वैल्यू में से लेस कर दें। ठीक है। उसके बाद डी पॉइंट कहता है 5% और 10% shall be included where a vehicle has been purchased or taken on lease by the employer। तो अगर मतलब 5% या 10% जब इस्तेमाल होगा जब व्हीकल या तो एम्प्लॉयर ओन करेगा या व्हीकल एम्प्लॉयर ने लीज पे लेके दिया है एम्प्लॉय को। लेकिन फर्ज करें कि आप किसी काम के लिए जा रहे हैं और उस काम के लिए आपके लिए ऑफिस वाले करीम करवा देते हैं और वो काम आपकी पर्सनल नेचर का काम है, तो फिर उस केस में जो आपका परक्विजिट होगा वो करीम के रेंट के बराबर होगा ना। तो रेंट ए कार करवाएंगे, तो रेंट ए कार का मतलब क्या है, जिस दिन आप रेंट पे गाड़ी लेंगे उस दिन गाड़ी मुख्तलिफ होगी, कोई और ड्राइवर होगा, मतलब मुख्तलिफ चीजें उसमें हो सकती हैं। तो रेंट कार वाले केस में क्या होगा, जो भी रेंट आपके लिए पे किया गया है वही आपका बेनिफिट माना जाएगा। अगर आप करीम लेकर जा रहे हैं किसी ऑफिस के काम के लिए तो फिर वो परक्विजिट नहीं है, क्योंकि परक्विजिट जब भी कहलाएगा जब उसमें आपका पर्सनल एलिमेंट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इफ एन एम्प्लॉय टेक्स अ व्हीकल ऑन रेंट ए कार बेसिस एंड रेंट इज पेड बाय द एम्प्लॉयर, देन द रेंटल्स पेड बाय द एम्प्लॉयर आर फुली टैक्सेबल। ठीक है जी। तो अगर ये 100% प्राइवेट यूज के लिए आपने गाड़ी इस्तेमाल की है रेंट ए कार वाले की, इसका एक्सपेंडिचर आपको आपके एम्प्लॉयर ने रीइंबर्स कर दिया, फिर वो पूरा एक्सपेंडिचर जो रीइंबर्स हुआ है वो सैलरी का पार्ट बन जाएगा। लेकिन अगर ये गाड़ी पार्टली फॉर ऑफिस यूज और पार्टली फॉर पर्सनल यूज रेंट पे ली गई थी तो फिर क्या होगा, 50% of the rentals may be claimed as exempt if the vehicle is also being used for office purpose। तो फिर क्या होगा, मिसाल के तौर पर आपने करीम के लिए आपने गाड़ी करवाई करीम से और आपने उसको इस्तेमाल किया ऑफिस यूज के लिए भी और पर्सनल यूज के लिए भी, और उसका जो रेंट बना वो 1000 रुपए बना, तो क्या करेंगे 1000 का 50% निकाले, 500 रुपए सैलरी का क्या करते हैं पार्ट बना दें। ठीक है जी। तो सिंपल सिंपल बातें अच्छी तरह गौर फिक्र कर रहे हैं, अच्छी तरह सुन लें, जितनी अच्छी लिसनिंग करेंगे उतना आपको बात समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं बेटा। उसके बाद ये वही पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। इफ एन एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स ओल्ड कार, एग्जांपल कार वाज परचेज्ड बाय एम्प्लॉयर 3 years ago at rupees 1.5 million and its fair market value now is rupees 1 million, then 5% of the original cost to the employer shall be included in salary income। तो अगर गाड़ी 3 साल पहले ली गई थी 15 लाख रुपए की और जिस वक्त आपको गाड़ी मिल रही है उस वक्त गाड़ी की मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपए है, तो आप 5% या 10% किसका लेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर का, यानी 15 लाख रुपए का। ये सारी बातें अभी अभी आपको समझा दी गई हैं। यस और नो जल्दी बताइए बेटा। अच्छा जी। अगर एम्प्लॉयर गाड़ी नहीं देगा तो फिर क्या करेगा आपको, वो कन्वेंस अलाउंस देगा। क्या देगा, कन्वेंस अलाउंस। तो कन्वेंस अलाउंस जो भी होगा पूरा का पूरा सैलरी का पार्ट बन जाएगा। कन्वेंस अलाउंस जो है वो एज इट इज जितना मिलेगा सैलरी का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि वो तो कैश फॉर्म में मिल रहा है आपको। तो कन्वेंस अलाउंस, अलाउंसेस जो तकरीबन जो भी है वो सैलरी का क्या बन जाएंगे, पार्ट बन जाएंगे। ठीक है जी, कोई मुश्किल बात। तो अगर गाड़ी नहीं मिल रही, कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है, कन्वेंस अलाउंस इज फुली टैक्सेबल। जितना कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है पूरा का पूरा शराफत से कहाँ ऐड कर दो बेटा, सैलरी में ऐड कर दो, शाबाश। अच्छा, अब यहाँ पर नोट फॉर स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, इफ एनी प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रांसफर्ड टू एन एम्प्लॉय but it is given use for use, it is given only for the use, then specific rules are there for vehicles and accommodation। अगर कोई प्रॉपर्टी आपको इस्तेमाल के लिए दी गई है, यानी कि घर दिया गया है आप रहे उसमें, लेकिन घर है किसका, कंपनी का, जब जॉब छोड़ेंगे घर छोड़ना पड़ जाएगा। गाड़ी दी है आपको यूज करने के लिए, लेकिन गाड़ी का मालिक कौन है, कंपनी है, अगर जॉब छोड़ेंगे गाड़ी छोड़नी पड़ेगी आपको। तो फिर तो आपके पास स्पेसिफिक रूल्स हैं कि अकोमोडेशन के लिए 45%, व्हीकल के लिए 5 या 10%। लेकिन अगर घर के साथ वो आपको घर में मौजूद फर्नीचर देते हैं रहने के लिए, रेफ्रिजरेटर देते हैं, टेलीविजन देते हैं, ठीक है जी, कंप्यूटर सिस्टम देते हैं, मतलब घर को फर्निश करके देते हैं एक तरीके से, तो फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में जो आपको आइटम्स घर के लिए दिए गए हैं, टेलीविजन दिया गया है, रेफ्रिजरेटर दिया गया है, ठीक है, वॉशिंग मशीन दी गई है,
इस तरह के आइटम्स अगर आपको दिए गए हैं प्लस घर के अलावा, तो फिर इस केस में हम क्या करेंगे? तो इसमें दो बातें हैं। पहला सवाल क्या है, क्या कंपनी इन आइटम को ओन करती है? तो अगर कंपनी इन आइटम को ओन करती है तो ये कंपनी के एसेट्स हैं। तो लॉ ये कहता है इस केस में कि इस केस में आप क्या करें, इन आइटम्स की जो आप अकाउंटिंग में डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हैं ना, तो जो अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन है वो क्या कर दें आप, उसको आप परक्विजिट वैल्यू मान लें और उसको आप सैलरी का पार्ट मान लें। मिसाल के तौर पर एक एलईडी टीवी है, कंपनी ने वो आपके लिए परचेज किया 1 लाख का, तो वो कंपनी का एसेट है। कंपनी की बुक्स में उसकी कॉस्ट क्या है, 1 लाख रुपए। कंपनी की पॉलिसी है, उस पर कंपनी डेप्शन चार्ज करेगी 20% से। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का 20% कितना बना, 20,000 रुपए। तो ये टीवी क्योंकि आपने इस्तेमाल किया है पर्सनली, आपको अकोमोडेशन के अलावा ये प्रोवाइड किया गया था, तो आप क्या करेंगे, इस टीवी की कॉस्ट का जो 20% है वो कंपनी डेप्शन के तौर पे चार्ज कर रही है अकाउंटिंग बुक्स के अंदर। तो लिहाजा जो डेप्शन अकाउंटिंग बुक्स में चार्ज हो रही है वही अमाउंट जो है वो परक्विजिट वैल्यू माना जाएगा और उसको आपकी सैलरी का पार्ट मान लिया जाएगा। कोई मुश्किल बात? हो सकता है कंपनी ने वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ये सारे आइटम आपको कहीं से रेंट पे लेके दिए हो। तो अगर ये सारे आइटम कहीं से रेंट पे लेके दिए हैं तो कंपनी जो भी उसका रेंट पे कर रही है वो रेंट आपकी सैलरी में क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। तो दो में से कोई एक बात होगी। तो इन केस ऑफ अदर एसेट्स गिवन फॉर यूज ओनली, रेंटल वैल्यू और डेप्रीसिएशन चार्ज बाय द एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल बेनिफिट फॉर द एम्प्लॉय। ठीक है जी, या तो रेंटल वैल्यू होगी, यानी कंपनी ने वो चीजें रेंट पे लेके दी है तो कंपनी जो भी उनका रेंट पे कर रही है वो रेंट आपकी सैलरी में ऐड हो गया। लेकिन अगर कंपनी ने वो चीजें रेंट पे लेके नहीं दी बल्कि कंपनी उन चीजों को ओन करती है, तो फिर कंपनी उनके ऊपर जो भी डेप्रीसिएशन चार्ज कर रही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो डेप्रीसिएशन जो होगी वो आपकी सैलरी में क्या हो जाएगी बेटा, ऐड हो जाएगी। बट इट मींस दैट वो डेप्रीसिएशन आपकी परक्विजिट की वैल्यूएशन कहलाएगी। मैं फिर रीड करता हूं, इन द केस ऑफ अदर एसेट्स, अदर एसेट का मतलब क्या है, अकोमोडेशन या कार के अलावा, व्हीकल के अलावा आपको दीगर चीजें मिलती हैं पर्सनल यूज के लिए, तो फिर उनकी रेंटल वैल्यू या उनकी जो डेप्रीसिएशन है वो आपकी सैलरी में ऐड होगी। तो इन केस ऑफ अदर एसेट्स गिवन फॉर यूज ओनली, rental value or depreciation charged by the employer is taxable benefit for the employee. For example, TV, refrigerator is provided by the employer only for the use of employee. Examples of the above perquisites in the past papers. तो पास्ट पेपर के अंदर इस तरह की चीजें आ चुकी हैं, वो क्या है? जैसे एक मिस्टर इमरान वाला क्वेश्चन हमें आगे सॉल्व करने को मिलेगा, उसका एक एक्सट्रैक्ट दे दिया आपको। The company has provided Mr. Imran a TV and VCR costing 40,000 रुपए, on which company charges depreciation at 20% on its book of account. तो फिर अगर कंपनी ने टीवी और वीसीआर दिया है इमरान साहब को, तो फिर इसका परक्विजिट किस तरह वैल्यू होगा, 40,000 का जो 20% है जो कंपनी डेप्शन चार्ज कर रही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, वही इसकी वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट मानी जाएगी और उतना ही अमाउंट इमरान की सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है जी। उसके अलावा एक और पोर्शन है, बिल्कुल बेटा 8,000, एक और पोर्शन है, पोर्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 दिसंबर 2012 CFAP. On 1st January 2012, the company provided him with refrigerator, cooking range and washing machine for his use at home. The book value of these appliances was 200,000 and these were returnable to the company after 4 years. 15% depreciation was charged by the company on these appliances. तो कंपनी इन आइटम पर जो डेप्शन चार्ज करती है वो आप क्या करेंगे, सैलरी में शामिल कर देंगे। तो ये आसान बात है, मतलब कि अगर अकोमोडेशन और कंपनी मेंटेन्ड कार के अलावा भी परक्विजिट्स अगर मिल रहे हो तो उन परक्विजिट्स की वैल्यूएशन जो होगी या चीजें प्रॉपर्टीज इस्तेमाल के लिए मिल रही हो तो उन प्रॉपर्टीज की जो बेनिफिट की वैल्यूएशन होगी वो डेप्शन चार्ज के बराबर होगी जो कंपनी ने अपनी बुक्स में चार्ज की, अगर वो एसेट कंपनी ओन करती है। और अगर कहीं से रेंट पे लेके दिए तो रेंटल वैल्यू जो होगी वो आपकी सैलरी में शामिल मानी जाएगी। कोई मसला बेटा यहाँ तक बात समझने में, बताइए। इस तरह एक और एग्जांपल है, पैरा 5 ऑफ क्वेश्चन 1 सितंबर 2015 में आ चुका है। और 2 एयर कंडीशनर्स एंड वॉशिंग मशीन फॉर यूज एट होम। एम्प्लॉय को 2 एयर कंडीशनर लगवा के दिए घर में, एक वॉशिंग मशीन प्रोवाइड कर दी कंपनी ने।
The combined book value of these appliances was 300,000. The appliances are returnable to AEL after 3 years time. AEL charge 10% depreciation on these appliances. अब इस केस में क्या होगा, 3 लाख का 10% कितना बनेगा, 30,000 रुपए. ये सैलरी का क्या बन जाएगा, पार्ट बन जाएगा. कोई मुश्किल बात तो नहीं है बेटा, बताइए. जवाब दीजिए बेटा. ओके. अच्छा जी, अब उसके बाद एक और पोर्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम. सैलरी की एग्जेम्पशंस आ रही है, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सैलरी की डेफिनेशन में कवर होती हैं, वो क्या है, लेकिन वो एग्जेम्प्ट है. ठीक है. सबसे पहले क्या है, पेंशन. पेंशन क्या है, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला अमाउंट है. किससे मिलता है, एम्प्लॉयर से मिलता है या उसके एसोसिएट से मिलता है? जवाब दें. ठीक है बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट की बात हुई है, आप आरबीएम की फिक्र ना करो, कोई भी मसला नहीं है. खाली सिंपल उसने इतना बोला है, अकाउंटिंग में जो डेप्शन चार्ज हो रही है वो सैलरी में ऐड कर दो. यार आपकी जिंदगी मैंने आसान कर दी बेटा. उसामा, अब उसमें आरबीएम स्टेट लाइन की कोई तमीज नहीं है. उसने आपको सिंपल एक बात बोल दी है कि उन अप्लायंसेस पर आप बुक्स ऑफ अकाउंट में जो डेप्शन चार्ज कर रहे हैं वो क्या करते हैं, आप सैलरी में ऐड करते हैं. बस उनको आप वैल्यू ऑफ परक्विजिट मान लें, खत्म हो गई बात. अब आरबीएम से कर रहा हूँ, स्टेट लाइन से कर रहा हूँ, किसी से भी करें, अभी इससे कोई बहस नहीं. ठीक है, ये टैक्स डेप्रिसिएशन की बात नहीं हो रही है अभी बेटा, आप शायद कहीं और निकल गए उसामा. वो बात बाद में होगी फिर कभी, जब चीजें फिर आगे चल के क्या होंगी, बहुत सारी बातें मिक्स ना हो जाएं, बस ये ख्याल रखिएगा. तो बातें मिक्स करने से बचें बेटा, हर बात को अच्छी तरीके से अलग अलग याद रखें. अच्छा बेटा, पेंशन, पेंशन किससे मिलती है, रिटायरमेंट के बाद मिलती है, पास्ट एम्प्लॉयर से मिलती है या उसके एसोसिएट से मिलती है? यस और नो बोलिए बेटा, जवाब दीजिए सब. तो ठीक है ना. अच्छा जी, तो अगर आपको पेंशन मिल रही है तो पेंशन एग्जेम्प्ट है. पेंशन बतौर सैलरी एग्जेम्प्ट है, यानी पेंशन को आपको सैलरी में ऐड नहीं करना. क्यों? क्योंकि उसको लॉ ने क्या कर दिया है, नाम लेके एग्जेम्प्ट कर दिया. पेंशन इज फुली एग्जेम्प्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ एज लिमिट. पेंशन किसी भी एज में मिले, मतलब अगर कोई बंदा अर्ली रिटायरमेंट ऑप्ट कर लेता है गोल्डन हैंडशेक स्कीम के तहत, तो उसको गोल्डन हैंडशेक की रकम तो मिल गई, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन भी मिल सकती है. ठीक है ना. तो अगर रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन मिलती है, तो अगर वो अर्ली एज पे रिटायर हुआ है, तो किसी भी एज पे बंदा रिटायर हो, पेंशन एग्जेम्प्ट रहेगी. पेंशन इज फुली एग्जेम्प्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ एज लिमिट सब्जेक्ट टू 2 कंडीशंस. हाँ, उस पर 2 शर्त हैं, 2 शराइत हैं. अब वो 2 शराइत क्या है? अच्छा, कुछ एम्प्लॉयज इतने लॉयल होते हैं बेटा, कुछ एम्प्लॉयज इतने लॉयल होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी कंपनी उनको एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर देती है कि भाई आप हमारे पास दोबारा काम कर लो. जवाब दें. ऐसा होता है कि नहीं होता? कुछ एम्प्लॉयज इतने लॉयल होते हैं कि उनकी क्या कहते हैं, कमी को कोई और एम्प्लॉय, मतलब उनके जाने से जो स्पेस आएगा उसको कोई और फिल नहीं कर सकता. क्या ख्याल है आप? ठीक है, तो ऐसा बहुत जगह हो चुका है, आई कैप में ऐसा हो चुका है. तो बहरहाल अभी रिसेंटली आई कैप में एक एम्प्लॉय थे, वो रिटायर हो गए थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी आई कैप ने उनको रीअपॉइंट कर लिया, रीअपॉइंट कर लिया. अब उनका नाम मेंशन नहीं करूंगा मैं यहाँ पर. आई कैप ने उनको रीअपॉइंट कर लिया. बहुत बुजुर्ग हैं बेटा वो, लेकिन वो काम बहुत ज्यादा संभालते हैं. तो आई कैप ने उनको रीअपॉइंट कर लिया. तो अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि एक तो वो रिटायर हुए, रिटायरमेंट के बाद आई कैप से उनको क्या मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल बेटा पेंशन. ठीक है, रिटायरमेंट के बाद उनको आई कैप से क्या मिलेगी बेटा, फॉर एग्जाम्पल, रिस्पॉन्स करें. रिटायरमेंट के बाद उनको आई कैप से क्या मिलेगी, पेंशन.
सही है। लेकिन जब वो रीअपॉइंट होंगे तो उनको दोबारा से सैलरी भी मिलना शुरू हो जाएगी, यस और नो? जब वो रीअपॉइंट होंगे तो दोबारा उनको सैलरी भी मिलेगी। तो अगर एक शख्स सेम एम्प्लॉयर से पेंशन भी रिसीव कर रहा हो और सैलरी भी रिसीव कर रहा हो, तो फिर पेंशन एग्जेम्प्ट नहीं होगी, फिर पेंशन टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि उसको फिर रिटायर अज्यूम नहीं किया जा रहा है। इस तरह समझ लें आप, फिर उसको इस तरह समझेंगे, उसको रिटायर अज्यूम नहीं किया जा रहा, वो पेंशन भी एक तरह से क्या है, सैलरी ही है। तो लिखा हुआ क्या आ गया, जरा इसको पढ़िए। इफ एन एम्प्लॉय वर्क्स फॉर द सेम एम्प्लॉयर और एनी ऑफ इट्स एसोसिएट्स आफ्टर रिटायरमेंट, देन पेंशन शैल बी टैक्सेबल। अगर एक एम्प्लॉय रिटायर होने के बाद दोबारा उसी एम्प्लॉयर को ज्वाइन करेगा या फिर उसके एसोसिएट को ज्वाइन करेगा, तो अगर एम्प्लॉय रिटायर होने के बाद जॉब करता है दोबारा उसी एम्प्लॉयर के पास या उस एम्प्लॉयर के एसोसिएट के पास, तो पर इस केस में पेंशन एग्जेम्प्ट नहीं रहेगी, पेंशन भी टैक्सेबल हो जाएगी। कोई मुश्किल बात? जवाब दें बेटा, रिस्पॉन्स कर दें प्लीज बेटा। अच्छा, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इफ अ पर्सन रिसीव्स मोर देन वन पेंशन, देन एग्जेम्पशन shall apply only to the higher of such pension received। ठीक है जी, यानी कि अगर एक बंदा एक वक्त में एक से ज्यादा पेंशन रिसीव करता है, मतलब कि एक जगह उसने जॉब की, रिटायर हो गया, फिर दूसरी जगह जॉब की, वहां से भी रिटायर हो गया, तो अब दो जगह से रिटायर होने के बाद उसको दो पेंशन मिल रही, दो कंपनी से रिटायर होने के बाद उसको दो पेंशन मिल रही है, यस और नो? तो जब एक बंदा एक वक्त में दो पेंशन रिसीव करता है तो उसकी कोई एक पेंशन एग्जेम्प्ट होगी। तो जरा बताइए आप कौन सी वाली पेंशन एग्जेम्प्ट करवाएंगे? अगर आपको दो पेंशन मिल रही है और एग्जेम्पशन किसी एक पे अप्लाई होगी, तो फिर आप कौन सी वाली को एग्जेम्प्ट करवाएंगे? कौन सी वाली पेंशन एग्जेम्प्ट करवाना चाहेंगे? ऑब्वियसली हायर वन। जो हायर पेंशन होगी उसको एग्जेम्प्ट करा देंगे, जो लोअर पेंशन होगी क्या करेंगे, उसको टैक्स करवा देंगे, ऐसा ही ना? If a person receives more than one pension, then exemption shall apply only to the higher of such pensions received। ठीक है जी। तो अगर एक बंदा एक वक्त में एक से ज्यादा पेंशन रिसीव करता है तो फिर उसकी एग्जेम्पशन जो होगी वो, उसकी जो एग्जेम्पशन होगी वो हायर पेंशन पे एप्लीकेबल होगी। क्लियर? अच्छा, अब उसके बाद एक आखिरी बात लिखी है, उससे भी खतरनाक बात है। कहता है दीज टू कंडीशंस आर नॉट एप्लीकेबल फॉर अ पर्सन ओवर 60 इयर्स ऑफ एज। ये दोनों कंडीशंस जो हैं उस शख्स पे अप्लाई नहीं होती जिसकी एज जो है वो 60 साल से ज्यादा है। तो क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का क्या मतलब हुआ? यानी जिसकी एज 60 साल से ज्यादा है तो वो एक तो अपनी ओरिजिनल रिटायरमेंट एज पे रिटायर हुआ है, और जिसकी एज 60 साल से ज्यादा उसकी हर किस्म की पेंशन क्या एग्जेम्प्ट है। यानी अगर एक 60 साल से ज्यादा उम्र वाला शख्स रिटायरमेंट के बाद भी जॉब करता है सेम एम्प्लॉयर के पास, तो तब भी उसकी पेंशन क्या रहेगी बेटा, एग्जेम्प्ट रहेगी। अगर एक 60 साल से ज्यादा वाला शख्स रिटायरमेंट के बाद एक से ज्यादा पेंशन वसूल करता है तब भी उसकी पेंशन क्या रहेंगी, एग्जेम्प्ट रहेंगी। यानी ये दो कंडीशंस जो हैं वो उस शख्स पे अप्लाई नहीं होती जिसकी एज 60 साल से ज्यादा है। ये दो कंडीशन उस शख्स पे अप्लाई होती है जिसकी एज 60 साल है या उससे कम है। यस और नो? जवाब दें। ठीक है जी। अब इसमें काम करते हैं, सिनेरियो बना लेते हैं। ठीक है जी। तो मिस्टर आमिर एक साहब हैं। तो आमिर साहब जो है वो रिटायर हुए हैं। वो रिटायर हो गए 50 साल की एज में।
ठीक है जी, 10 साल पहले रिटायर हो गए, तो बताइए अब जो उनको पेंशन मिलेगी वो एग्जेम्प्ट होगी या एग्जेम्प्ट नहीं होगी? फर्दर मैंने कोई बात नहीं बोली, सिर्फ इतना बताया आमिर साहब रिटायर हुए 50 साल की एज में, तो अब आमिर साहब को जो पेंशन मिलेगी वो एग्जेम्प्ट होगी या टैक्सेबल होगी? सिंपल जवाब दें, क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी, क्योंकि लिखा हुआ है पेंशन इज एग्जेम्प्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ एज लिमिट। तो अभी आपका जवाब क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन अगर मैं आपको फर्दर इंफॉर्मेशन दूं कि आमिर साहब रिटायरमेंट के बाद जॉब कर रहे हैं जिनकी एज 50 साल है अपने सेम एम्प्लॉयर के पास, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? तो रिटायरमेंट के बाद जो जॉब कर रहे हैं, जो जॉब से वो सैलरी अर्न कर रहे हैं, वो सैलरी तो टैक्सेबल होगी होगी, लेकिन साथ साथ अब पेंशन भी क्या हो जाएगी बेटा? टैक्सेबल हो जाएगी। क्लियर? अच्छा जी, ओके। उसके बाद हमने कहा जनाब आमिर साहब जो है वो रिटायरमेंट के बाद 50 साल की एज पे जॉब कर रहे हैं उस एम्प्लॉयर के पास नहीं, उसकी पेरेंट कंपनी में, यानी उसके एसोसिएट के पास। यानी पहले वो काम कर रहे थे पीटीसीएल में, लेकिन पीटीसीएल से रिटायरमेंट लेने के बाद वो काम कर रहे हैं यूफोन में। तो यूफोन इज द सब्सिडरी ऑफ पीटीसीएल। तो इट मींस पहले वो सैलरी रिसीव कर रहे थे किससे? यूफोन से, रिटायर हो गए, सॉरी पीटीसीएल से रिटायर हो गए, अब पीटीसीएल से क्या मिल रही है उनको? पेंशन मिल रही है। लेकिन पीटीसीएल से रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने क्या ज्वाइन कर लिया? यूफोन ज्वाइन कर लिया बेटा, जो कि पीटीसीएल की सब्सिडरी है। तो इसका मतलब क्या है? रिटायरमेंट के बाद अब वो जॉब कर रहे हैं यूफोन में, यूफोन से वो कमा रहे हैं सैलरी, और जो कि एसोसिएट है पीटीसीएल का, और पीटीसीएल से वो कमा रहे हैं क्या? पीटीसीएल से वो क्या कमा रहे हैं? पेंशन। तो क्या इस केस में उनकी पेंशन एग्जेम्प्ट होगी या टैक्सेबल होगी? तब भी पेंशन क्या होगी? टैक्सेबल होगी। बेहतरीन बात। चलें जी, ओके, गुड, जबरदस्त। आगे बात करते हैं। उसके बाद दोबारा आमिर साहब 50 साल की एज में रिटायर हुए पीटीसीएल से। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने मोबिलिंग में जॉब कर ली। मोबिलिंग का पीटीसीएल से कोई ताल्लुक नहीं है। अब क्या होगा? मोबिलिंग और पीटीसीएल आपस में एसोसिएट्स नहीं है। अब क्या होगा? कोई अब पेंशन क्या रहेगी बेटा? हायर कहां से आ गई बेटा? अब दो पेंशन है ही नहीं। मोबिलिंग से मिल रही है सैलरी, वो तो टैक्सेबल होगी, और पीटीसी से मिल रही है क्या? पेंशन, वो क्या रहेगी? एग्जेम्प्ट रहेगी। ठीक है, चलें अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अच्छा जी, आमिर साहब जो है वो पीटीसी से रिटायर हुए 50 साल की एज पर, फिर यूफोन में जॉब की, 5 साल वहां जॉब की, 5 साल बाद वहां से भी रिटायर हो गए। तो अब रिटायरमेंट के बाद आमिर साहब को एक पेंशन मिल रही है पीटीसीएल से और एक पेंशन मिल रही है यूफोन से, और उनकी एज 55 साल है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? तो जो पीटीसीएल या यूफोन से मिलने वाली पेंशन में से जो हायर होगी वो हायर क्या हो जाएगी बेटा? एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और जो लोअर होगी उसको हम क्या करवा देंगे? टैक्स करवा देंगे। ऐसा ही है। अच्छा, आमिर साहब जो है वो आमिर साहब जो है वो 60 साल की एज में रिटायर हुए पीटीसीएल से। आमिर साहब जो है वो 60 साल की एज में रिटायर हुए पीटीसीएल के। 61 साल की एज में उन्होंने ज्वाइन कर लिया यूफोन, जो कि एसोसिएट कंपनी है किसकी? पीटीसीएल की। अब वो पीटीसीएल से रिसीव कर रहे हैं पेंशन और यूफोन से रिसीव कर रहे हैं सैलरी। इस केस में पेंशन का क्या होगा बेटा? अब पेंशन फुली एग्जेम्प्ट होगी, क्योंकि उनकी एज जो है वो 60 साल से क्या है? ज्यादा है। जब जब एज 60 साल से ज्यादा तो फिर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती, पेंशन हर साल हर हाल में क्या हो जाएगी बेटा? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। उम्मीद है ये पूरा सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा। क्या कहते हैं?
बात समझ में आई है? तो इस डिस्कशन को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह बाकी बातें आपसे करेंगे अगली क्लास। ओके, क्योंकि अगला डिस्कशन थोड़ा डिटेल है, तो मैं यहाँ पे इसको मैं अभी अगर इस बात को तवील नहीं करता तो मैं इसको कर लेता, लेकिन चलें कोई मसला नहीं, कल कर लेंगे इसका। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज।